शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं प्रभजोत कौर के साथ, जो उत्तर प्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी की सहायक डायरेक्टर हैं, वो सहायक निदेशक हैं। और हम उनसे बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश में जो एड्स की स्थिति है क्या है, जो यहाँ मरीज़ हैं उनके साथ किस तरीके का इलाज उनको मिल रहा है, और एड्स के प्रति समाज को जागरूक करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। प्रभजोत जी एक लंबे समय से हेल्थ के सेक्टर में काम कर रही हैं। पहले उनके बारे में जानते हैं कि उन्होंने कैसे शुरू किया। प्रभजोत जी, कैसे आपने हेल्थ के सेक्टर में काम करना कितने दिन पहले शुरू किया था? नमस्कार, मेरा नाम प्रभजोत कौर है और हेल्थ सेक्टर में मैं 2007 में आई थी। तो एक्चुअल में मैं अपनी मदर के साथ हॉस्पिटल गई थी, मेडिकल कॉलेज। तो वहाँ पर मैंने मरीज़ों को देखा कि वो उनका कोई सपोर्ट नहीं करना चाह रहा है और बेचारे अलग थलग बैठे हैं, खासकर HIV का जो डिपार्टमेंट था। तो मेरी मदर ने मुझे बोला उस टाइम पे कि तुम एक यही सेक्टर चुनना और लोगों की मदद ज़रूर करना। तो मेरे दिमाग में वो मम्मी की बात मेरी याद आ गई कि नहीं, मुझे अब इसी पर ही फोकस करना है, काम करना है। तो 2007 में मैं 14 इयर्स की थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब मुझे यही करना है। तो 2007 से मैंने स्टार्ट कर दिया। NGO के थ्रू मैं जुड़ी, एज ए सपोर्टिंग स्टाफ जुड़ी। वहाँ लोगों की जो भी परेशानियाँ होती थी वो सुनती थी, हेल्प करती थी जो भी हो पाती थी। उसके बाद धीरे धीरे मेरी पोस्ट बढ़ती गई और लोगों में मैंने अपनी काउंसलिंग के द्वारा चेंजेस लाए। क्योंकि बहुत जब HIV हो जाता है तो एक HIV स्टिग्मा से जुड़ जाता है। अगर किसी को HIV है तो वो स्टिग्मा की ओर तरफ चला जाता है, लोग भेदभाव करते हैं। और हमारा स्टिग्मा कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे घर से। अगर HIV पता चल जाता है तो परिवार वाले ही साथ छोड़ देते हैं। तो हमारे घर से शुरुआत होती है, उसके बाद फिर सेकंड हमारा समाज बाहर हो गया, उसके बाद देन थर्ड हमारा हॉस्पिटल्स हो गया। आज से 2007 की बात करूं तो बहुत सारा स्टिग्मा था, कोई सपोर्ट नहीं करना चाहता था। अभी हम 2022 की बात करूं तो बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत लोगों को सपोर्ट मिलता है। HIV से कोई भी भागता नहीं है, जो बहुत ज़्यादा लोग पीछे हटते थे, सपोर्ट करते थे। अभी मेरी जो पोस्ट है वो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे मैं हूँ। मैं भी बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची हूँ, क्योंकि मेरा एक गोल है। मुझसे कोई हॉबीज़ पूछता है तो मैं उसको अपनी हॉबीज़ में ये बताती हूँ कि मेरा एक ही गोल है और हॉबी है लोगों की मदद करना। और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक लोगों की मदद करूँगी, ये मेरा पैशन है। तो आज मैं उत्तर प्रदेश की सारी कंप्लेंट्स देखती हूँ HIV से रिलेटेड, जो भी स्कीम्स होती हैं सरकार की, उससे लोगों को, जो भी हमारे पॉजिटिव भाई बहन हैं, उनको जोड़ने का प्रयास करती हूँ। किसी की विडो पेंशन नहीं बन रही है, या जितने भी स्कीम्स है HIV पॉजिटिव के लिए हेल्प करती हूँ। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो घर से बाहर नहीं निकली हैं, उनको नहीं पता है कि वो विडो हो गई हैं, उनको किस स्कीम से जोड़ा जाए। तो ये प्रयास करती हूँ और छोटे मोटे कार्यक्रम करती रहती हूँ लोगों के लिए। जितने भी पॉजिटिव बच्चे हैं HIV और महिलाएं हैं विडो, तो उनके लिए जो मैं कर सकती हूँ वो करती हूँ। और कोशिश मेरी अभी यही है कि जो अदर स्टेट्स में स्कीम्स चल रही हैं पॉजिटिव लोगों के लिए, जैसे 2000 रुपये महीना या 1500 रुपये, अगर बच्चा पॉजिटिव है तो भी मिलता है, नहीं है तो भी मिल रहा है। तो सरकार से एक ही निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे UP में, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा देश है कहा जाए तो यहाँ पर लोग भी बहुत सारे हैं। तो अगर ऐसी स्कीम्स हमारे लोगों के लिए, हमारे भाइयों के लिए हो जाती है तो इससे बेस्ट और कोई बात नहीं होगी। एक अचीवमेंट होगा हमारे UP के लिए कि हमारे PLHIV लोगों को ये स्कीम से बहुत सारी मदद मिलेगी, खासकर बच्चों को। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको फैमिली से भी सपोर्ट नहीं है, ससुराल से भी सपोर्ट नहीं है, कहीं से सपोर्ट नहीं है। तो उसका सपोर्ट सरकारी है, हम ही आप लोग हैं जो उनका सपोर्ट करेंगे। हमारी सरकार ने बहुत हेल्प किया है। 4-5 हज़ार रुपये की दवा मिलती है जो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ये सबसे, क्योंकि अगर दवा नहीं होती तो इंसान मर जाता। लेकिन HIV मौत का ये एक बहुत चैलेंजिंग मिथ है कि HIV मौत का कारण है।
जबकि HIV मौत का कारण नहीं है। HIV और एड्स दोनों अलग अलग है। एड्स एक अवस्था है और HIV एक वायरस है जो हमारे शरीर में आ जाता है। लेकिन अगर हम समय पे दवा खाएंगे, अपना CD4 काउंट जो जांच होती है इम्यूनिटी पावर के लिए जो कराई जाती है, वो हम समय से हर 6 महीने पे कराते रहेंगे तो लोग 20-20 साल से जीवित हैं, दवा खा रहे हैं और एक लंबी स्वस्थ ज़िंदगी जी रहे हैं। HIV के साथ भी आप जीवित रह सकते हो क्योंकि HIV छुआछूत की बीमारी नहीं है। बहुत सारे लोग ये कि हम हाई क्वालिफाइड लोग ही भेदभाव करते हैं, स्टिग्मा करते हैं। अब एक अच्छी खबर ये भी है कि हम लोग का इतने साल की लड़ाई वो पास हो गई है, बिल पास हुआ है HIV एक्ट जो अभी लागू कर दिया गया है। 13 अक्टूबर 2021 को नोटिफाई हो चुका है। अगर कोई भी किसी भी सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर हो, अदर सेक्टर हो, किसी में भी भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ एक नियम लागू कर दिया गया है। उसमें पूरा लिखा हुआ है कि कौन सी धाराएं करने से, मिसबिहेव करने से उस पर लगेंगी, सज़ा हो सकती है, 2 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है, 1 साल की सज़ा हो सकती है। तो ऐसा प्रावधान हमारे भारत सरकार ने बना दिया है। तो ये एक सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारे यूपी के लिए हुआ है, हमारे पूरे ऑल ओवर सबके लिए हो गया। तो आगे भी मेरा प्रयास यही है कि निवेदन करूंगी अपनी सरकार से ही कि जहां इतनी मदद हुई है मेरे लोगों की, वहां पर कुछ स्कीम ऐसी हो जाए जिसमें लोगों को ऐड कर लिया जाए। अभी प्रधानमंत्री की जो जन आरोग्य योजना थी उसके लिए भी मैंने बहुत फाइल चलाई थी, सरकार से अपील की थी कि उनको उसमें ऐड कर लिया जाए। लेकिन सरकार से हमारे लिए एक लेटर आ गया कि जितने भी 2011 में जनगणना हो चुकी हैं तो उसके तहत अभी कुछ नहीं हो सकता है, आगे अगर प्रोसीजर होगा तो किया जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा अचीवमेंट होगा। प्लस लोगों को कन्विंस मिलता था, वो भी अब बंद हो गया है। ट्रेन में छूट मिलती थी, वो भी बंद हो गया। मतलब कई सारी स्कीम्स ऐसी थी जिससे सपोर्ट मिल रहा था उनको थोड़ा सा कि हर महीने दवा लेने आना ही आना है। कोई कंडीशन ऐसी हो जाती हैं लोगों की कि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो दवा लेने आ सके सेंटर पे, क्योंकि दवा ही जीवन है। एक व्यक्ति के लिए उसका दवा ही जीवन है। तो उसके लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं कि कुछ सपोर्ट हो सरकार के थ्रू, क्योंकि एक काम है राशन मिल रहा है। राशन जो योगी सरकार आई उसमें राशन वितरित किया, एक नहीं 2 बार राशन मिल रहा है, तो उससे सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन छोटे जो बच्चे हैं 2 साल 3 साल, उनके लिए कोई एजुकेशन का नहीं है कि उनको कुछ एजुकेशन फ्री हो जाए। भाई उसने फ़ीस जमा नहीं की है तो उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है कि भैया फ़ीस लेके आइए तभी आपका एडमिशन होगा। जो बच्चे इसी मतलब पॉजिटिव होने के बाद भी पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं है कि उनके माँ बाप कुछ कर पाएँ और उसको आगे बढ़ा पाएँ, तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस है, इतने बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि मेरा मन करता है हेल्प करने की, लेकिन थोड़ा सा हम भी। आप हेल्प करती भी रहती हैं। हाँ, एक वो कहानी आप बता रही थी ना, आपके साथ जो हुआ था, कोई महिला भर्ती थी जिसका आपने सौदा कराया था, पहली बार किसी को आप स्ट्रेचर पे ले जाके जा रही थी। हाँ, वो मेरा शैलेन जी एक मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस था। 15 साल की लाइफ का। मेरे पास एक केस आया था, उनकी काउंसलिंग करनी थी, तो मैंने उनकी काउंसलिंग करने के लिए मैंने उनको कॉल किया तो वो बहुत रोने लगे। वो 63 ईयर ओल्ड के अंकल थे जिनकी फैमिली ने उनको निकाल दिया था। इलाहाबाद का वो केस था। तो मैंने उनको बहुत मोटिवेट किया। मैंने कहा बेटी हूँ मैं आपकी, जितना हो पाएगा हेल्प करूँगी। मैंने अपनी टीम को कॉल करके बोला कि जितनी भी हेल्प हो पाए करो, जितना भी पैसा खर्चा होगा मैं दूँगी। प्रॉपर मैंने उनका फॉलोअप 15 दिन तक किया और इत्तेफाकन उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद मैंने उनकी फैमिली को कांटेक्ट किया तो उनकी बेटी ने और उनके भाई ने मना कर दिया आने से कि मैं नहीं आ पाऊँगी। तो मैंने कहा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब इंसानियत के नाते 15 दिन से फॉलोअप कर रही थी तो उनको ऐसे छोड़ भी नहीं सकती थी। तो मैंने फिर वहाँ पर बहुत लंबा प्रोसीजर था। उनको जो है उनकी डेथ होने के बाद वहाँ पे FIR करवाने गई तो वहाँ पर लंबा प्रोसीजर बता दिया कि FIR करवाइए, उसके पंचनामा के पैसे पड़ेंगे। मेरे टीम का कॉल आया, मैंने कहा रुको मैं आती हूँ। मैं गई वहाँ पर और वहाँ पर बात की। दीवान ने मुझे शाम तक बैठा के रखा, 4 गवाह मंगवाए, वो पूरा प्रोसीजर किया। फिर एम्बुलेंस, अब ये भी दिक्कत है कि एम्बुलेंस नहीं है। जो भी एम्बुलेंस है वो प्राइवेट है और बहुत हाई फाई पैसा मांगती हैं। तो मेरे पास इतना पैसा नहीं हम कर सकते, क्योंकि मेरे पास एक नहीं है, हमारे पास हज़ारों लोग हैं जिनकी हेल्प के लिए तड़पते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं रहता है कि वो अपना ट्रीटमेंट करा सके।
तो फिर मैंने एम्बुलेंस वाले से बात किया, उसने बताया 1500 रुपये लगेंगे। तो मैंने कहा भाई मेरे 1500 रुपये तो नहीं है, ये कोई मेरे अपने नहीं हैं, लेकिन इंसानियत के नाते मैं कर रही हूँ, तो आप बताओ कितना पैसा कम कर सकते हो। तो उसने मुझे 950 रुपये समथिंग बताया। तो मैंने कहा ठीक है भैया। फिर वहाँ पैकिंग उनकी होनी थी, पैकिंग के लिए इतना मुंह खोल दिया उसने। फिर मैंने वहाँ पर पूरा हिस्ट्री बताया, हमने कहा भैया इंसानियत के नाते कर रही हूँ, तो आप बताओ कितना पैसा लोगे। तो तमाशा देखने के लिए हमारी दुनिया बैठी हुई है। जो मेरा एक्सपीरियंस खुद का है कि तमाशा तो लोग देखते हैं लेकिन हेल्प कोई नहीं करना चाहता है। अब मैं और मेरा एक स्टाफ था, मुझसे बॉडी नहीं उठ रही थी, तो और ये स्ट्रेचर भारी था बहुत ज़्यादा। तो मैंने किसी तरह, और कई लोगों ने कमेंट्स भी किया बिटिया तुम लड़की हो कि तुम बॉडी को हाथ लगा रही हो। तो मैंने उनसे ये बोला कि माता जी सेवा बहुत किस्मत वालों को मिलती है और उनमें से मैं एक हूँ कि मुझे ऊपर वाले ने इस काम के लिए चुना है। तो फ़िलहाल मैंने स्ट्रेचर गाड़ी पे रखा, सब लोग देख रहे थे, कोई आगे नहीं आया। ये हमारा समाज है। मैं एक समाज को मैसेज देना चाहती हूँ कि भाई अगर ऐसा होता है तो आप सबको मिलके आगे आना चाहिए। वो आजकल जो चैलेंज स्टेटस हो गया है ना कि जिसके पास पैसा है वो आगे नहीं आना चाहता है, मदद नहीं करना चाहता, वो स्टेटस जो हमारा मेंटेन लोगों ने कर दिया है ना दूरी का, ये बड़ी क्या कहूँ दुख की बात है। फिलहाल उसका अंतिम संस्कार आपने कराया? उनका अंतिम संस्कार मैंने किया, बॉडी को उठाया, मुझसे बॉडी उठ नहीं रही थी, वाहिगुरु करके मैंने बॉडी उठाया, फिर स्ट्रेचर अंदर तक लेके गई, अंतिम संस्कार किया उनका, और नेक्स्ट डे उनकी अस्थियां विसर्जित की, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आधा अधूरा काम नहीं करना चाहिए। जब मैंने यहाँ तक लेके आया तो उनकी अस्थि विसर्जित भी, ताकि जहाँ पर भी उनकी आत्मा को शांति मिले। देन उसके बाद उनका ATM मेरे पास था, उसमें पैसे भी थे। तो उनकी बेटी को मैंने कॉल करके बोला कि अंकल जी का ATM मेरे पास है, तो आप एड्रेस बता दो, मैं भेज देती हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए। तो मैंने बोला मैडम ये मेरा राइट नहीं है कि मैं किसी का ATM डिस्ट्रॉय करूँ, कल को आप मेरे ऊपर भी कोई आरोप लगा दोगे। तो फ़िलहाल फिर उनके भाई का कॉल आया मेरे पास, वो मुझसे मिलना चाह रहे थे कि कौन लड़की है जिसने इतना बड़ा काम किया। वो मेरे ऑफिस आए और ऑफिस पता करते करते आए मेरे ऑफिस, उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। फिर उसके बाद कहने लगे एक बेटा जी आपसे रिक्वेस्ट है। हमने कहा जी अंकल जी बताएं। तो उन्होंने कहा कि ये जितना भी आपका पैसा खर्चा हुआ है ये मैं आपको आशीर्वाद के तौर पे देना चाहता हूँ। तो मैंने अंकल जी को हाथ जोड़ा, मैंने कहा कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करती हूँ, मैंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य था जो मुझे ये सेवा करने को मिली। और आप लोग से ज़रूर कहूँगी, वो चाहे जैसे भी थे, वो आपका परिवार का हिस्सा थे, आपके भाई थे, कोई ऐसे नहीं छोड़ सकता है जिस तरीके से आप लोग ने उनको मरने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने कितनी बार सुसाइड किया, करने की कोशिश की। तो सबसे बड़ा परिवार ही हिम्मत होती है, लेकिन वो परिवार ही जब साथ ना दे तो हिम्मत टूट जाती है। अच्छा, जब एड्स की बात करते हैं तो क्या कारण है जिनसे एड्स फैलता है? देखिए एड्स क्या, हम एड्स का डायरेक्टली नाम नहीं लेते, हम HIV की बात करते हैं, हम HIV पे ही बोलते हैं। HIV के 4 कारण होते हैं। संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से पहला कारण, दूसरा कारण है संक्रमित सुई से, तीसरा कारण है संक्रमित ब्लड चढ़ाने से, चौथा है संक्रमित माता से उसके होने वाले बच्चे को HIV होने के कारण। तो ये 4 कारण होते हैं और 5वां कोई कारण आज तक बना ही नहीं है। जो बहुत सारे लोगों में मिथ होते हैं, अफवाहें होती हैं कि नहीं ऐसे हो जाता है। केवल HIV के 4 कारण हैं और HIV मौत का कारण नहीं है। और HIV और एड्स में अंतर है। डायरेक्टली लोग एड्स बोलते हैं, तो एड्स एक अवस्था है जिसमें मतलब जो HIV से आगे बढ़ता है। इसमें भी लापरवाही है। अगर आप समय से HIV होने के बाद अगर आप समय से दवा नहीं खा रहे हो, समय से ध्यान नहीं रख रहे हो, इसमें कुछ नहीं करना है। हम काउंसलिंग में ये नहीं बोलते हैं, मेरे पास हज़ारों कॉल आते हैं, हम काउंसलिंग में कभी नहीं बोलते हैं कि भाई आप फल फ्रूट खाइए, आप हाई फाई खाइए। भाई आपकी भी कंडीशन है, आप नहीं खा सकते हो तो आप नॉर्मल हरी सब्जियाँ खाइए और हर 6 महीने पे CD4 काउंट कराइए। उसके बाद जो है आप प्रॉपर दवा लीजिए, आप एक स्वस्थ लंबी ज़िंदगी जिएंगे। और लोग हैं 20-20 साल से 25 साल से जीवित हैं और स्वस्थ हैं, आप पहचान नहीं पाओगे। इसमें कई बॉडी बिल्डर्स भी पॉजिटिव हैं जो इतने साल से दवा खा रहे हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं और बॉडी बिल्डिंग जो उनका पैशन है वो भी कर रहे हैं। किस क्षेत्र में ज़्यादा है, किस वर्ग में, मतलब मजदूरों में तो या थोड़ा? देखिए अगर इसकी बात करें तो ट्रकर्स जो हमारे हैं, ट्रकर्स में हाई रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि वो लोग बाहर रहते हैं, तो इनकी संख्या ज़्यादा है।
और वैसे तो HIV नहीं बोला जा सकता है किस में ज़्यादा है किस में कम है, लेकिन ये लोग हाई रिस्क में आते हैं। ये ट्रैकर्स हो गए, एमएसएम्स हो गए, और ये फीमेल सेक्स वर्क, जो भी सेक्स वर्कर्स होते हैं उनमें होता है, तो ये हाई रिस्क पे आते हैं हमारे। अच्छा, हाँ कुछ काउंटिंग, कोई रिकॉर्ड ऐसा है कि जो बता सकता है संख्या कम हुई, ज़्यादा हुई, क्या कुछ? संख्या देखा जाए तो कम भी है, और अगर हम कहें तो ज़्यादा भी है, क्योंकि अवेयरनेस कम हो चुकी है, लोगों को नहीं जानकारी है चीज़ों की। लोग ये समझ रहे हैं कि एड्स अब है ही नहीं, हाँ। जबकि ऐसा नहीं है। हाई रिस्क लोग ले रहे हैं, स्टिग्मा वैसे ही है, मुझे भी फेस करना पड़ता है। मैं रात भर जाती हूँ हॉस्पिटल में, रात के 2-2 बजे तक मेरे पास कॉल आ जाता है, तो मुझे रुकना पड़ता है, लड़ना पड़ता है हॉस्पिटल में। जो हमारे, मैं तो खुल के बोलती हूँ, डरती नहीं हूँ किसी से, जो हमारे जूनियर्स डॉक्टर हैं वो ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं लोगों को। अगर कोई पॉजिटिव आ गया तो उसको एडमिशन नहीं देते हैं, तो कम है, ये नहीं कहूँगी नहीं कम है, लेकिन अभी भी स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है। प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसकी डिलीवरी नहीं करेंगे, और हमारे यहाँ से किटीज़, जो किट्स होती हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाती हैं, उसको किट पहन के ही वो लोग डिलीवरी करती हैं, लेकिन वो किट्स भी बाहर से मंगाई जाती है। जब हमारी सरकार सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, भाई डर सभी को है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन जो प्रिकॉशंस हैं वो तो आपको सुविधा दी जा रही है, उस प्रिकॉशन का यूज़ करो आप। और एक पेशेंट के पास पैसे नहीं होते हैं, गाँव से लोग कितना दूर दूर से आते हैं, उससे आप बाहर से इंजेक्शन लो, ग्लव्स लो, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बाहर से मंगाते हो। मैं तो रोज़ ये सब चीज़ें देखती रहती हूँ, तो मुझे पता है। HIV के नाम पे आप मरीजों को परेशान न करें, प्रभजोत का ये कहना है, जबकि सरकार मदद कर रही है। और HIV पेशेंट्स के साथ कोई भेदभाव न करें, बिल्कुल। HIV के प्रति जागरूक रहें, लोगों को जागरूक करते रहें, यही हम लोगों का और आज की बातचीत का मकसद है। प्रभजोत ने बहुत लंबे समय इस पे काम किया, ढेर सारा उनके पास अनुभव है, बहुत सारे विचार हैं। हम धीरे धीरे फिर किसी एपिसोड में भी उनके विचारों को सुनेंगे। चलते चलते कोई एक संदेश मेरा यही है कि प्लीज़ आगे सपोर्ट करें, और HIV पॉजिटिव बच्चों को खासकर बहुत ज़रूरत है हम सबकी। और एक अपील ज़रूर लास्ट में करूँगी कि हमारी सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है, एक सपोर्ट जैसे और हो जाए कि कुछ स्कीम से उनको, एक ही स्कीम से कुछ जोड़ दिया जाए तो उनको बहुत सपोर्ट मिलेगा। और HIV से भागे नहीं, उनका सपोर्ट करें, क्योंकि HIV कोरोना नहीं है। कोरोना ने भेदभाव, इसमें भी भेदभाव हुआ है, रिश्ते पता चल गए हैं कौन अपना है कौन पराया है, लेकिन HIV से दूरी नहीं, प्यार बढ़ाइए, क्योंकि प्यार की ज़रूरत है। आज हम जो बैठे हुए हैं, मेरे पास जब रिव्यू आते हैं लोगों के, जब मुझे फीडबैक मिलता है कि मैडम मुझे आपका नेचर, आपका स्वभाव, आपका काउंसलिंग करने का तरीका, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वो रिव्यू मैं ज़रूर आगे फॉरवर्ड करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है कि अगर मेरे ज़रिए किसी की हेल्प हो रही है तो इससे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात नहीं है। और एक लास्ट शैलेंज, ये क्वेश्चन और करूँगी, अब क्वेश्चन क्या मतलब बताना चाहूँगी कि कई बार केसेस ऐसे आते हैं कॉल पे सुसाइड के लिए। तो जब वो बंदा इतना टूटा होता है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, जब वो बोलता है ना कि मैं जीना नहीं चाहता हूँ, तो वो काउंसलिंग मेरे लिए बहुत हार्ड हो जाती है। मतलब उसको मुझे रात में मैसेज के थ्रू काउंसलिंग करना पड़ता है, या कॉल के थ्रू उसको घंटों घंटों समझाना पड़ता है, उनको मैसेज देना पड़ता है कि नहीं, मौत का कारण HIV नहीं है। तो उनको एक मोटिवेट करना मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड होता है कि अगर मैंने किसी बंदे को या बंदी को सुसाइड करने से रोक लिया ना, तो वो एक जीवन दे दिया, उससे मुझे इतनी खुशी होती है। और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। लोग घृणा करते हैं कि HIV सेक्टर में, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरी माँ ने मुझे इस तरीके का जीवन दिया, जीवन के साथ मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए कि मैं हर वक्त 24 घंटे लोगों की मदद में खड़ी रहती हूँ। और प्राउड मोमेंट है, मेरी माँ भी जहाँ पर होंगी वो प्राउड फील करती होंगी कि मेरी बेटी को मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ाया, बहुत हाई क्वालिफाइड नहीं किया उसको, लेकिन कम क्वालिफाइड में भी वो आज इस स्तर पे बैठी हुई है, अपने दम पे बैठी है और स्ट्रगल करके आई है और लोगों की मदद कर रही है। मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी आएँ और मदद करें, क्योंकि मदद की और प्यार की ज़रूरत है। और बच्चे भूखे हैं, ये समझ लीजिए। इसी से कुछ हो सकता है, इसी से कुछ हो सकता है, क्योंकि एक होने की ज़रूरत है यहाँ पर। और दूसरा, सोशल मीडिया पे गलत सलत वीडियो मत देखिए, ना डालिए। हाँ, सही बात है, ना वीडियोस देखिए, ना डालिए, क्योंकि सोशल मीडिया हमारा इसलिए बना है कि हम लोग जैसे कुछ ऐसे मैसेज देते हैं तो उससे आप लोग प्रेरित होइए, आगे आइए, ताकि हम सब मिलके
लोगों की हेल्प कर सके, वो वीडियोस ज़्यादा बेटर है इन वीडियोस से, क्योंकि हम लोगों को देखते रहिए। हम लोगों को देखते रहिए। शुक्रिया। थैंक यू शैलेंद्र जी, आपने मेरे लिए समय निकाला इंटरव्यू के लिए, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो है मेरा मैसेज वैसे मैं कन्वे करती रहती हूँ मैसेज, लेकिन एक इंटरव्यू के माध्यम से चीज़ें लोगों तक पहुँचेंगी, वो सबसे बेस्ट रहता है कि लोग मुझे सुने कि मैं क्या करती हूँ। शुक्रिया। थैंक यू।